हेलो एवरीवन, मैं किरण शर्मा आप सबका अपनी हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 देख रहे हैं। ठीक है, अब तक हम इस चैप्टर में क्या क्या देख चुके हैं। हमने देखा कि जो फ्रांस में क्रांति हुई ना, उसके रीज़न क्या थे फ्रांस की क्रांति के। फिर हमने देखा कि कैसे आपका फ्रांस है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनैकी बनता है, अर्थात फ्रांस में राजा भी है और संविधान भी लागू होता है, नेशनल असेंबली भी बनती है। ये सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि फ्रांस में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनैकी स्टैब्लिश हुई थी ना, वो कैसे एबॉलिश होती है और फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है। आपको अगर बच्चों ये टॉपिक समझना है ढंग से, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, आपको और अच्छी तरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिल्कुल फ्री हो, आप मुझसे पूछ सकते हो अपनी सारी की सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना टॉपिक करते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। क्या कहता है कि जो सिचुएशन थी ना फ्रांस की, वो आगे आने वाले सालों में और भी टेंस हुई। क्या सिचुएशन थी फ्रांस की कि फ्रांस ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनैकी बन चुका था। ठीक है भाई, ऑल द लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका लुई 16 है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था और उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन भी कर दिए थे। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट निगोशिएशन विद किंग ऑफ प्रशिया। लेकिन क्या है, जो आपका लुई 16 है ना, वो जो प्रशिया का राजा है उसके साथ में वो सीक्रेटली बातचीत भी कर रहा था, वार्तालाप भी कर रहा था। अब आप क्या सोचोगे, क्या बातचीत कर रहा था? तो वो चाहता था कि मैं किसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश कर दूं, मैं नेशनल असेंबली को एबॉलिश कर दूं। इसीलिए उसने प्रशिया का जो राजा है ना, उसकी हेल्प मांगी कि भाई आप ना मेरी हेल्प करो, ताकि मेरी कंट्री में दोबारा से मोनैकियल जो आपका मोनार्कियल सिस्टम है ना, वो स्टैब्लिश हो सके। ठीक है, अब the ruler of other neighboring countries too were worried by the development in France। और जो आपकी जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्री है ना, वो भी फ्रांस में हो रहे डेवलपमेंट को देखकर बहुत ही वरीड थे, उन्हें भी चिंता हो रही थी। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट। और वो क्या चाहते थे, वो भी ऐसे प्लानिंग कर रहे थे कि भाई प्रशिया का जो राजा है ना, वो अपनी ट्रूप्स को भेज दे और जो भी डेवलपमेंट आपके फ्रांस में हो रहे हैं ना, वो उनको ख़त्म कर दे। मीन्स जो अदर नेबरिंग कंट्री हैं, वो सोच रही हैं कि कहीं फ्रांस में जो आपकी रेवोल्यूशन हो रही है, उससे प्रेरित होकर हमारी कंट्रीज़ में ना रेवोल्यूशन आ जाए। इसीलिए वो एग्री हो जाता है प्रशिया का राजा कि मैं मेरी ट्रूप्स को भेज दूंगा और आपके वहाँ पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसको एबॉलिश कर दूंगा। ठीक है, दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। कि जो आपका समर में जो आपका 14 जुलाई 1789 को जो आपकी बेस्टाइल फोर्ट का इवेंट हुआ था ना, तो उस इवेंट को देखकर, ये जो डेवलपमेंट देखकर कि भाई कैसे क्रांति कर रहे हैं लोग, नेबरिंग कंट्री क्या थी, एग्री हो गई। प्रशिया है वो एग्री हो गया अपनी ट्रूप्स को सेंड करने के लिए फ्रांस के अंदर। बिफोर दिस could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। लेकिन आपका जो प्रशिया का जो राजा है, वो अपनी ट्रूप्स भेजता, इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने एक स्टेप उठा लिया। क्या स्टेप उठाया उसने अपने नेशनल असेंबली में अप्रैल 1972 को डिक्लेयर किया कि भाई हम ही वार कर देंगे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आपका जो रूलर है लुई 16, वो प्रशिया के राजा के साथ में निगोशिएशंस कर रहा था ना, इस बात का पता नेशनल असेंबली को चल जाता है। ठीक है, तो आपका जो प्रशिया का राजा है, वो अपनी सेना भेजे, इससे पहले ही जो आपकी नेशनल असेंबली है, वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करती है बच्चों, अपनी सेना को भेज देती है। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है ना, उसके साथ में फ्रांस के राजा की मैरिज हुई थी, इसीलिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया है, दोनों के ऊपर क्या करता है नेशनल असेंबली, वार डिक्लेयर कर देता है दोनों के साथ में। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर thronged फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। और हज़ारों की संख्या में जो स्वयं सेवक थे ना, जो वॉलंटियर थे ना, वो आपके आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, they saw this as a war of the people against kings and atrocities all over Europe। और जो वॉलंटियर्स थे, वो इस लड़ाई को कैसे देख रहे थे कि वो ये
कि भाई हम ना राजा के खिलाफ, उसकी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितने भी यूरोप के राजा हैं ना उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसी थिंकिंग थी वॉलेंटियर्स की, ठीक है। अमॉन्ग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे सेंग वॉज द मार्सलीज। तो जो वॉलेंटियर थे बच्चों, वो मार्सलीज जो सॉन्ग था ना उसको गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, देशभक्ति सॉन्ग गा रहे थे लोग। कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी लाइल। तो भाई वो एक सॉन्ग गा रहे थे मर्सलीज जिसका नाम था, और जिसको लिखा किसने था? रॉजेट डी लाइल। अब यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन बन गया कि जो वॉलेंटियर्स थे ना, जो आपके रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर रहे थे, वो कौन सा देशभक्ति सॉन्ग गा रहे थे? तो आंसर क्या आ जाएगा? मर्सलीज। और एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि मर्सलीज जो आपका देशभक्ति सॉन्ग था ना उसको लिखा किसने था? तो आंसर क्या आ जाएगा? जो आपका पोएट है रॉजेट डी लाइल ने ये गाना लिखा था। It was sang for the first time by the volunteer of Marseilles as they marched into Paris and so got its name। और जो ये मर्सलीज जो आपका जो नेशनल एंथम है, पेट्रियोटिक सॉन्ग है, इसको मर्सलीज ही क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे की कहानी है कि जो वॉलेंटियर पेरिस की तरफ, मर्सलीज जगह का नाम है, मर्सलीज से मार्च करते हुए पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे ना बच्चों, वो ये देशभक्ति सॉन्ग गा रहे थे, इसीलिए इस सॉन्ग का नाम क्या रख दिया गया? मर्सलीज रख दिया गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि जो मर्सलीज है जिसको रॉजेट डे लाइल ने लिखा, उसको मर्सलीज ही क्यों कहते हैं? तो आप क्या कहोगे कि जो आपके मर्सलीज जगह से जो वॉलेंटियर पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे ना, उनकी कंट्री, उनकी जो जगह थी मर्सलीज, उसके नाम पर ही जो आपका देशभक्ति सॉन्ग था उसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? मर्सलीज हो गया, ठीक है। द मर्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और मर्सलीज है फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब एक क्वेश्चन और बन गया बच्चों कि नेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो आप क्या कहोगे? मर्सलीज। एंड वाई ही we call the national anthem of France Marseillais because it is sang first by the volunteers of Marseillais. Okay. The Revolutionary War brought losses and economic difficulties to the people। अब ये जो क्रांतिकारी थे, जो राजा और उसकी एट्रोसिटीज़ के विरुद्ध लड़ रहे थे ना बच्चों, उनको बहुत सारा नुकसान हुआ, लॉसेस हुए, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज उनके सामने आई, लोगों के सामने। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of अर्निंग अ लिविंग। जब आपके मैन है ना, वो आपके राजा हैं, उनकी एट्रोसिटीज़ के खिलाफ लड़ने में व्यस्त थे, तब अब उनके घर को किसने संभाला? तो ये सारी जिम्मेवारी वुमेन्स के कंधों पर आ गई थी कि वे आजीविका के साधन कमाएं, ठीक है। एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, और वुमेन्स से अपने परिवार को संभालें। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। अब क्या कह रहा है कि जो आपकी लड़ाई हुई ना पर्शिया और ऑस्ट्रिया के राजा के खिलाफ, उसमें जो आपके जो वॉलेंटियर्स थे, ठीक है, वो जीत जाते हैं, रेवोल्यूशनरीज जो थे वो जीत जाते हैं, लेकिन वो जो रेवोल्यूशनरी थे उनकी जो पॉपुलेशन